फादर की बात सुन के हिल चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं फादर, हम टाडेल पे हमला करने से बच सकते थे। हिल के इतना बोलते ही फादर जोर से अपनी स्टिक को जमीन पे पटकते हुए सीरियस टोन में कहते हैं, क्या तुम्हें जंगल का लॉ समझ नहीं आता? अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो हम ही पकड़े जाएंगे और खत्म किए जाएंगे। फादर की बातें सुन के हिल हमें बताता है, हमारे फादर, हमारे किंग हमेशा हमें इसी आइडियोलॉजी में ढकेलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जो वॉर्स लड़ते हैं उनमें से कई ढेर सारे वॉर्स की कोई ज़रूरत नहीं होती है। माहौल को ऐसे टेंस होते हुए देख के इवान फादर से कहता है कि फादर, हिल की तबीयत ठीक होने के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। इस पे फादर सीरियस टोन में इवान से बोलते हैं, इवान, मेरे लिए इस मेस को क्लीन करो। इवान यस फादर बोलता है और उसके बाद फादर अपनी गार्ड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फादर के जाने के बाद इवान हिल से सॉरी बोलता है। इस पे हिल अपनी सैडनेस को छिपाते हुए फेक स्माइल के साथ कहता है, कोई बात नहीं। इवान कस के अपनी मुट्ठी बांधता है क्योंकि चीजें उसके हाथ से निकल रही थी। वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहता था पर वो कर नहीं पा रहा था। वो हिल को कंफर्ट करते हुए कहता है, यहाँ की खबर शायद कैली एम्पायर तक पहुँच चुकी होगी, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। मुझे उम्मीद है कि मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगा और तुम्हें यहीं रखूंगा अपने पास। अभी तुम इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचना, तुम बस ठीक होने पे ध्यान दो। इवान की बात सुन के हिल प्यारी सी स्माइल के साथ ठीक है बोलता है। उसके बाद इवान डॉक्टर ओवन को पुकारता है। ओवन इवान का इशारा समझ जाता है और हिल से कहता है, योर सेकेंड हाइनेस, मैंने आपको सप्रेसेंट्स इंजेक्ट कर दिए हैं। जब आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी तो हम मार्क रिमूवल सर्जरी की तैयारी करेंगे। हिल डॉक्टर ओवन को थैंक यू बोलता है। ओवन हिल को पीने के लिए एक दवाई देता है, जिसे पीते हुए हिल पूछता है, ये दवाई तो काफी अजीब है, क्या है ये? ओवन हिल को बताता है कि ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव दवाई है योर हाइनेस। ये सुन के तो हिल के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। गाइस, वैसे तो आप सबको पता ही होगा, पर अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि ये मेडिसिन प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए ली जाती है। हिल ओवन से पूछता है कि क्या ये दवाई काम करेगी। ओवन उसे बताता है कि इसकी अवॉइडेंस रेट 80 to 90% है, जो कि काफी ज्यादा है। इवान हिल को कंफर्ट करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम ठीक रहोगे। हिल इस पे कुछ नहीं बोलता क्योंकि अचानक से उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही थी। ऐसी बेचैनी मानो किसी एक्सटर्नल फोर्स ने उसके दिल को बेरहमी से जकड़ लिया हो और ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी में ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई हो। हिल को ऐसी एंजाइटी हो रही थी जिसमें उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल था। उसकी पूरी बॉडी कांपने लगती है। ये देख के इवान तुरंत उसके पास आके उसे कंफर्ट करते हुए पूछता है, क्या हुआ, क्या कहीं डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है? हिल बड़ी मुश्किल से जवाब देता है कि मुझे नहीं पता। इवान तुरंत ओवन से कहता है कि इसे चेक करो। इस पे ओवन उसे बताता है, योर हाइनेस, ये वही है जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अल्फा इम्बैलेंस सिम्टम्स के बारे में बताई थी। जिस अल्फा ने सेकेंड प्रिंस को मार्क किया है, उसकी मौजूदगी के बिना इनकी बॉडी और मन दोनों को बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ेगा। इवान पूछता है कि क्या इसकी कंडीशन को ठीक करने के लिए कोई दूसरी दवा नहीं है। ओवन बताता है कि कल रात हमने सेकेंड प्रिंस को सप्रेसेंट्स दिए थे, पर इन्हें हम ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं कर सकते, ये खतरनाक हो सकता है। ये सुन के इवान को उस अल्फा के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है जिसने हिल को मार्क किया था। वो उसे हिल के कमरे में लाने का ऑर्डर देता है। ऑफ कोर्स गाइस, ये जिंगमू ही था, पर इस लान्या में किसी को भी इसके रियल आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गार्ड्स जिंगमू को लेके आ चुके थे और उसे घुटनों के बल जमीन पे बिठाया गया था। जिंगमू के हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और उसकी बॉडी पे ढेर सारे चोट के निशान थे क्योंकि उसे बहुत पीटा गया था। इवान ओवन से पूछता है कि क्या तुमने इसके ऊपर एनफ स्पेशल एनेस्थीसिया यूज किया है।
ओवन उसे बताता है कि मैंने इसे जो डोज दिया है वो इसकी ताकत को कम कर देगा। अगर हम इस डोज को और ज्यादा बढ़ाते हैं तो ये बेहोश हो सकता है या फिर मर भी सकता है। इसने पहले से ही एक सप्रेसर यूज किया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इससे हमें डबल श्योरिटी मिलेगी कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। कम से कम अगले 2 घंटे के लिए इसके अंदर चलने की भी ताकत नहीं होगी। फिलहाल इसके पास नुकसान पहुंचाने या भागने की कोई ताकत नहीं है। जिंगमू की इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी इवान इससे खुश नहीं था। वो पीछे से जिंगमू की पीठ पे लात मार के उसे नीचे ढकेलते हुए गुस्से में बोलता है, अच्छे से बिहेव करो। अगर तुमने दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे किसी अपने को खत्म कर डालूंगा। ये सुन के जिंगमू गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपनी मुट्ठी कस के बांध लेता है। जिंगमू जमीन पे पड़ा हुआ था। इवान ओवन से पूछता है कि क्या इसे ऐसे ही छोड़ना है। ओवन बताता है कि फिलहाल हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस वक्त इन्हें अकेले ही साथ रहना होगा। हिल बेड पे लेटा हुआ था। इवान उससे पूछता है, हिल तुम्हें कैसा फील हो रहा है? हिल कांपते हुए जवाब देता है कि बड़े भाई मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। इवान अपने छोटे भाई के लिए काफी ज्यादा वरीड था। वो उससे बोलता है, ठीक है तुम आराम करो। अगर तुम्हें कोई जरूरत होगी तो बस इस बेल को बजा देना या फिर आवाज लगा देना। बटलर और गार्ड्स दरवाजे के बाहर ही खड़े हैं। हिल ठीक है बोलता है और फिर गहरी नींद में चला जाता है। सुबह हो जाती है। हिल की आँख खुलती है तो सबसे पहले उसकी नज़र जिंगमू पे जाती है जो खिड़की के पास नीचे जमीन पे बैठा हुआ था, दीवार पे टेक लगा के, और उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसे ऐसे देख के हिल खुद से कहता है कि क्या ये सो गया। ये सोच के वो बेड से नीचे उतरता है और जिंगमू के पास जाके बड़े ही हल्के हाथ से जिंगमू के लंबे लंबे बालों को छूते हुए खुद से कहता है, किंग के नेचर को देखते हुए जब इसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि इसे जिंदा रखा जाएगा। मैं एक कैदी जो हमारा दुश्मन है, इसकी किस्मत तो नहीं बदल सकता, पर मैं इसके इन लास्ट डेज में इसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। हिल अभी ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था कि तभी जिंगमू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और फिर उन दोनों की निगाहें मिलती हैं। जिंगमू को होश में देख के हिल तुरंत उसके बाल छोड़ते हुए कहता है, सॉरी मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम सो रहे हो या फिर जगे हो। हिल अभी ये बोल ही रहा था कि तभी जिंगमू उससे अपनी नजरें फेर लेता है। उसका ये रिएक्शन देख के हिल खुद से कहता है, मुझे इससे शायद इसी तरह के रिएक्शन की उम्मीद थी। खैर कोई बात नहीं। ये सब सोचते हुए हिल फर्स्ट एड किट लेके आता है और उसके अंदर से एंटीसेप्टिक निकाल के कॉटन पे लगाते हुए उस कॉटन को जिंगमू के घाव की ओर बढ़ाते हुए कहता है, आओ मैं तुम्हारे घाव पे दवा लगा दूं। पर वो ऐसा करता उससे पहले ही जिंगमू जोर से उसके हाथ पे मारता है जिससे वो कॉटन दूर जाके गिरता है। हिल को भी बड़ी जोर की चोट लगती है और उसका हाथ लाल हो जाता है। तभी जिंगमू गुस्से में बोलता है, ये झूठी सिंपैथी दिखाने का नाटक मत करो, ये बहुत डिस्गस्टिंग है, मुझे इससे घिन आ रही है। हिल को जिंगमू की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसे काफी हर्ट होता है। उसका तो चेहरा ही उतर जाता है। तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि हिल जबरदस्ती जिंगमू को दवाई लगाने लगता है। जिंगमू से दूर जाने को बोल रहा था पर फिर भी हिल नहीं मानता और उसकी चोट को ट्रीट करने लगता है। हिलो मत, अगर तुम्हें टिटनेस या बुखार हो गया तो मेरे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। ये दवाई बहुत ही अच्छी है, तुम्हारे घाव जल्दी से ठीक हो जाने चाहिए। दवाई लगाने के बाद हिल फर्स्ट एड किट को बंद करके रख देता है और जिंगमू को एक ग्लास पानी देते हुए कहता है, वैसे मैंने देखा कि तुम्हारे होंठ बहुत ड्राई हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें पानी भी नहीं पीने दिया है ना? ये लो जल्दी से पी लो, प्यास से खुद को खत्म मत करो। हिल का इतना केयरिंग नेचर जिंगमू को हजम ही नहीं होता और वो गुस्से में उससे पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे अपना एक प्यादा समझते हो?
रेडी हो जाओ गाइस। अब यहाँ से जिंगमू हिल को अपनी बातों से बहुत हर्ट करने वाला है, क्योंकि जिंगमू की नजरों में हिल उसके दुश्मन देश की रॉयल फैमिली का मेंबर है, जिसने उसके परिवार और लोगों को बेरहमी से खत्म कर दिया। इसीलिए जिंगमू के दिल में हिल के लिए सिर्फ नफरत भरी हुई है। पर हिल भी कुछ कम नहीं है, वो अपनी अच्छाई और भोलेपन से जिंगमू को अपना दीवाना बना ही देगा।